हाय हाउ आर यू ऑल। तो चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आईआरएमएस वगैरह ये सब चीज़ें निकालनी सीखी थी। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, चैप्टर को वहीं से हम शुरू करते हैं, थोड़ा रिकॉल और रिवीजन आपका टाइप हो जाएगा। अगर मेरे पास मान लो ये गिवन है आई इज इक्वल्स टू 5 + 2 sin ω t। लेट्स सपोज आपको ये गिवन है, आपसे पूछ लिया कि भैया मेरे को पीक वैल्यू बताओ, ठीक है, और मेरे को एम्पलीट्यूड बताओ। तो ये सेम वैसी चीज है जो हम एसएचएम में करते थे। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूंगा तो एम्पलीट्यूड का मतलब है टू। जैसे एसएचएम का एम्पलीट्यूड होता था, एम्पलीट्यूड यहां से आता है, ये इस हार्मोनिक फंक्शन से। यानी कि ये तुम्हारा क्या है, एम्पलीट्यूड। जैसे वहां एसएचएम में क्या होता था, एक्स प्लस, जैसे ये होता था कि एक्स इज इक्वल्स टू 5 + 2 sin ω t। तो हम कहते थे कि 5 के अबाउट ऑक्सीलेट कर रहा है, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू 5। ये 5, एक्स इज इक्वल्स टू 5 है, इसके इधर पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है, यानी कि -2 और +2, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 7 और ये बनेगा तुम्हारा 3। यानी कि ये पार्टिकल ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है। तो इस ऑक्सीलेशन, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। पीक वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी गया, यानी कि +7। तो सेम चीज का आप यहां आंसर करेंगे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 5, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम मिनिमम, ये ±1 ऑक्सीलेट करता है। तो पीक वैल्यू हो जाएगी 5 + 2 = 7। तो इस बात का ध्यान रखना है। और ये एम्पलीट्यूड तुम्हारा 2। जैसे हम जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बच्चे साइन ओमेगा टी। तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो, अब यहाँ तुम्हारा जो पार्टिकल है, जैसे वहां पे एसएचएम होता था, वो ओरिजिन के अबाउट, मीन पोजिशन के अबाउट ऑक्सीलेट करता था। ठीक है, सिंपल। तो ये भी तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, यहाँ ये वाली जो हम कहते थे आई नॉट, ये सिंपल फंक्शन है, जनरल फंक्शन, सिंपल एकदम। तो आई नॉट तुम्हारा पीक वैल्यू भी यही है। भाई इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आई नॉट। इस फंक्शन का एम्पलीट्यूड कितना है, इसका, इस एसएचएम का जो सिंपल हार्मोनिक फंक्शन है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, वो भी सेम चीज है। या आप मैक्सिमम करंट बोल लो, वो भी आई नॉट ही बनेगा। तो सब कुछ आई नॉट है, तो इसलिए मैंने ये अलग से। लेकिन अगर इन जनरल आपको अलग अलग पूछ ले तो वो भी आपको आना चाहिए। क्लियर है। अगर ओमेगा सेम हो तो हमने एडिशन करना भी सीख लिया कि एडिशन कैसे करते हैं, तो वो भी आपको आता है। एंगल वेंगल निकालना एडिशन करके, वो लास्ट सवाल जो हमने किया था। अब बात करते हैं हम कि मेजरमेंट, एसी को कैसे मेजर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एसी। जैसे डीसी तो हम डीसी या मीटर वोल्ट मीटर, तो वो तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से मिलकर बनता है। तो यहां देखते हैं यहां क्या चक्कर है, मेजरमेंट ऑफ एसी। तो ये आपको थोड़ा समझ में आएगा। मेजरमेंट ऑफ एसी, तो जो हम एसी का मेजर करते हैं, इसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं एसी मीटर, या फिर एसी वोल्ट मीटर बोल लो। ठीक है जी, एमीटर वोल्ट मीटर एसी वाला यूज करते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये बेस्ड होता है, इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किस पे बेस्ड होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इनको क्या बोला जाता है, दे ऑल्सो कॉल्ड, क्या जी, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं तो आपको मजा आएगा सुनने में भी, और ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका भी मैं आपको प्रॉपर लॉजिक दूंगा। जैसे मैं बात करता हूं डीसी मीटर की, और यहां बात करता हूं मैं किसकी, एसी मीटर। ठीक है जी। जो डीसी मीटर होता है, वो मेरा क्या मेजर करता है, एवरेज वैल्यू। क्या मेजर करता है जी, एवरेज वैल्यू। और ये तुम्हारा क्या वैल्यू मेजर करता है, ये तुम्हारा आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। ठीक है जी। अब सीधी सी बात है, अगर डीसी मीटर को आप एसी को चेक करने के लिए, तो एवरेज वैल्यू तो कितनी, यानी कि वो तो रीडिंग क्या दिखाने वाला है, 0। अब इसको मैं प्रॉपर समझाऊंगा कि कैसे बनते हैं, क्यों होता है। और ये मिलके हम किससे बनाते थे, ये बनता था मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी। ये होते हैं तुम्हारे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। इनको अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। ये तुम्हारा यहां पे, जब आपको याद हो, तो यहां पे जो डिफ्लेक्शन होता था, करंट ज्यादा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। यहां पे जो डिफ्लेक्शन होगा तुम्हारा,
वो प्रोपोर्शनल होगा हीट के। यहां तुम जो एसी सर्किट है, अगर तुम इसको एसी सर्किट में लगाओगे तो एक क्या रीड करेगा, जीरो वैल्यू। और ये तुम्हारा एसी एंड डीसी दोनों के लिए वैलिड है। ये मीटर तुम्हारा वर्क करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं तो ये बातें आपको समझ में आएंगी। देखो हमारे साथ दिक्कत क्या आई, हमें पहले था हमारे पास ये वाला, थोड़ा रिकॉल कराता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपके इजीली समझ में आ जाए। ये नॉर्थ था जी, ये साउथ था, और ये हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऐसे बनाया था, और हमने इसको ऐसे, अगर आपको याद हो तो ये हमने कुछ ऐसे वायर्स वाइंडिंग कर रखी थी। फिर हमने ये, आपको याद हो तो ऐसे हमने यहाँ स्प्रिंग लगा रखा था, और ये हमारा रीडिंग था, और यहां से हमारा पॉइंटर ये ऐसे कनेक्ट था। ठीक है जी, कि ये जी पॉइंटर घूमेगा जब इस पे टॉर्क लगेगा तो। ठीक है, तो इसमें करंट आते ही, इसमें जब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे था, सिलेंडर टाइप था, आपको याद हो तो मैंने बनाया भी था ऐसे करके। ये ऐसे वायर ऐसे लपेटे हुए हैं, ये जो वायर ऊपर से टॉप व्यू दिख रखा है। ठीक है, अब इसमें करंट फ्लो होगा, सीधी सी बात है, तो टॉर्क लगेगा। मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ऐसे, ऐसे तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा, घूमेगा तो ये सीधी सी बात है डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का तुम्हारा फंक्शन था। अब आप खुद बताओ, अगर आप इसको एसी में लगा दोगे तो एसी में तो डायरेक्शन चेंज हो रही है करंट की, क्लियर है। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो जैसा का है वैसा का वैसे ही, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। टॉर्क क्या लगेगा इसके ऊपर, जीरो, क्योंकि करंट बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये तो वर्क ही नहीं करेगा, ये तो वर्क करना है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, तो आई जीरो उसको ऐसे। लेकिन फंक्शनिंग में भी अगर हम जाके देखें, बिल्कुल बेसिक जाके देखें, तो अगर ये करंट 1 सेकंड के अंदर ही, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी ज्यादा है, तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ये डिफ्लेक्शन ही शो नहीं करेगा। क्योंकि आप खुद सोचो, एक बार डायरेक्शन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इस पे तो टॉर्क क्या लगेगा, जीरो लगेगा। कोई टॉर्क ही नहीं लगेगा ब्रांच पे किसी पे भी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है करंट अपनी। ठीक है, बेसिक बात है। अब सिमिलरली, अब ये मेरे पास ये चैलेंज आया, तो फिर हमने एक नया चीज डिजाइन किया, और वो डिजाइनिंग कुछ ऐसे किया। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस समझा रहा हूं नॉर्मल, ताकि आपको थोड़ी थियोरी क्लियर हो जाए, क्योंकि वो बस इतना ही है हमारे, ज्यादा है नहीं। अब ये हो गया, तो यहां तुमने ऐसे स्प्रिंग लगा दिया, इसकी जो डिजाइनिंग करी हमने, ठीक है। यहां तुमने ऐसे ये रीडिंग ले रहे हो, और ये तुम्हारा पॉइंटर है, ये ए बी, ये ऐसे रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहां से करंट आया ऐसे। तो ये तुम्हारा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बनाया तुमने, बेसिक सिंपल सर्किट है। तो जब ये जो वायर है, ये जो ए और बी वायर है, ये आपको दिख रहा है। अब मैंने क्या, मैंने ये हीट पे बेस्ड कर दिया। जैसे ही इसके अंदर क्या होगा, हीट लॉस, हीट लॉस होगा तो वायर क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा। ये मान लो ऐसे आ गया, ठीक है, ये नीचे चला गया, क्लियर है। अब ये एक्सपेंड होगा, तो सीधी सी बात है, ये इससे अटैच है, तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये किसकी वजह से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट मैंने ऐसा बनाया कि मैं ये वाला पंगा ही खत्म कर देता हूं। और सीधी सी बात है, एनर्जी लॉस तो इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस एसी में भी होगा, और किस में होगा, डीसी में भी होगा। इसीलिए ये दोनों के लिए वर्क करता है। आगे जाके हमें समझ में आएगा चैप्टर के बाद में, फिर से ये बात रिकॉल करा दूंगा कि पी का वैल्यू जो हम निकालेंगे, तो आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, ये आएगा, और पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि ये जो तुम्हारा आई आर एम एस जितना पावर लॉस दिखा रहा है, वो इक्विवेलेंट है कि जितना डीसी लॉस दिखाएगा। तो इसी के लिए ये दोनों के लिए वर्क करता है, क्लियर है। आईआरएमएस की वैल्यू 3 एम्पियर और आईडीसी की वैल्यू 3 एम्पियर, तो दोनों के लिए ये सेम हीट लॉस शो करेगा, तो सेम रीडिंग आएगी, सेम डिफ्लेक्शन आएगा, तो वो तुम्हारा मीटर रीड कर लेगा उतनी ही वैल्यू। तो ये एसी एसी और डीसी दोनों के लिए वर्क करता है, क्योंकि हीट लॉस तो दोनों में होगी। सीधी सी बात है, मैंने इसका फंक्शन ये यहां से चेंज, देखो ये वाला तो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल करंट है, यानी कि वो डीसी है, तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। आपने बैटरी उल्टी कर दी तो यहां डिफ्लेक्शन शो करेगा, आपने बैटरी फिर उल्टी कर दी तो ऐसे डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन अगर एक ही उसमें, क्या नाम है, एसी में अगर आप इसको लगाओगे, सॉरी, तो एसी में तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करेगा, यानी कि इस पर टॉर्क ही नहीं लगेगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या, इसको शिफ्ट ही कर दिया, कि इसका पूरा मैकेनिज्म ही चेंज कर दिया हमने, हीट पे ले आए हम इसको।
अब हीट तो दोनों में ही लॉस होगा, इसलिए हम कहते हैं कि एसी और डीसी दोनों के लिए वर्क करता है, और इसका डिफ्लेक्शन किससे होता है? हीट से। ठीक है, हीट ज्यादा लॉस हुआ तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, हीट कम लॉस हुआ तो कम डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये वायर और नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग बंधा हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये फंक्शनिंग समझ में आई होगी कि डीसी मीटर और एसी मीटर, तो ये थियोरेटिकल सवाल आपके जो भी इससे आएंगे, छोटे छोटे सवाल, वो आपके बन जाएंगे। तो बेसिक, आपका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बिल्कुल आपको तैयार कर दिया है। बेसिक स्ट्रक्चर बेटा यहीं से ही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां से ये हीट पे बेस्ड कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, इसलिए दोनों के अंदर हीट लॉस तो भैया दोनों के अंदर होगा ना। बैटरी लगाते हैं रेजिस्टेंस के क्रॉस, वहां भी होगा, और अभी हम आगे पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस लगा रखा है तो भाई आपके घर में बल्ब तो जलता ही है ना, और वो जलता किससे है? एसी से। तो सीधी सी बात है, चल रहा है ना तुम्हारा सब कुछ, तो पावर लॉस तो हो ही रहा है ना। तो पावर डिलीवर किससे कर रहे हो? आप एसी से कर रहे हो। तो इसलिए हीट लॉस यहां भी होगा और हीट लॉस तुम्हारा डीसी में भी होगा, तो इसलिए दोनों के लिए वर्क करता है। तो अब हम यहां से आगे चलते हैं और हमारा चैप्टर का बहुत इंटरेस्टिंग और पहला पार्ट शुरू करते हैं, कि अब हम सर्किट सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है ना? बहुत आसान है और आपको मजा आएगा। क्या जी? पहला देखो आप, कि ब्लैक पेन ले लेते हैं। एसी सर्किट, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। कंटेनिंग प्योर रजिस्टर, जैसे हम डीसी में पढ़ते आए थे, एक रजिस्टर V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा था हमने, फिर दो रजिस्टर लगाए, फिर और सर्किट बढ़ाया। तो ऐसे करके हम यहाँ पढ़ेंगे, पहले रेजिस्टेंस लगाएंगे, फिर खाली इंडक्टर लगाएंगे, फिर खाली कैपेसिटर लगाएंगे, फिर आर और एल लगाएंगे, फिर आर और सी लगाएंगे, फिर तीनों आर एल सी सीरीज में पढ़ेंगे हम। बाद में मैं आपको लास्ट में पैरेलल में भी पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। देखो जी, अब मैंने पहले सर्किट बना लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। चलो जी, सर्किट बना लिया बच्चे। देखो जी, ये हो गया बच्चे सर्किट, और मैंने मान लिया यहाँ वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स का सिंबल होता है, ये लगाया हुआ है, ये आर रजिस्टर है। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट नोट, जो यहाँ कई बार थियोरेटिकल सवालों में हो जाता है, क्या किरचॉफ लॉ एसी डीसी दोनों के लिए वैलिड है? ऑब्वियस सी बात है भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो यहाँ भी फॉलो होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वहां भी फॉलो होगा। तो किरचॉफ के जो लॉ हैं, किरचॉफ्स लॉ इज वैलिड फॉर बोथ एसी एंड डीसी। ठीक है जी। अब मैं कंसिडर कर लेता हूं किसी एक टी टाइम पे पोलैरिटी, भाई पोलैरिटी तो चेंज होने लग रही है, माइनस प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, तो मैं किसी टाइम पे मान लेता हूं ये माइनस ये प्लस। तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एट एनी इंस्टेंट टी। तो यहां प्लस माइनस ऐसे बनाऊंगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल ड्रॉप। तो अब मैं क्या लगाना चाहता हूं? मैं किरचॉफ लॉ लगाना चाहता हूं, वोल्टेज लॉ, केवीएल। लेट एट एनी टाइम टी करंट इन सर्किट, जो कि सोर्स ने करंट दिया है, करंट इन सर्किट इज आई। क्लियर है भाई? वही करंट तो इससे फ्लो होगा, इससे पास होगा आई। तो अप्लाई केवीएल। आप जब इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा? आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको सिंपल ई मान लूं, सो ई विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो आप इसको ई इज इक्वल्स टू, सेम नोटेशन सी रह जाएगी, साइन ओमेगा टी कर लो। ठीक है जी। तो ये आपको क्या बनेगा? आप यहां से चलो माइनस से प्लस, प्लस ई लिखो, प्लस ई, प्लस से माइनस, माइनस आई आर इज इक्वल्स टू जीरो। सो ई विल बी इक्वल्स टू आपका क्या आया? आई आर। ई की जगह आप रख लो जो आपको पता ही है, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू आई आर। सो आई विल बी इक्वल्स टू क्या बना? ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? आई विल बी इक्वल्स टू, मैंने लिख लिया आई नॉट साइन ओमेगा टी।
और आई नॉट मेरा क्या है जी, ई नॉट बाई आर। तो ये आपको क्या आया, आई नॉट क्या है तुम्हारा, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, या फिर तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है जी, पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। तो इतना आपको समझ में आ गया कि भैया अगर मैंने इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल लगाया, सॉरी कितना पोटेंशियल, तो जितना ये है तो ई नॉट साइन ओमेगा टी सारा का सारा आपने इसी के अक्रॉस लगा रखा है इसका मतलब। तो अगर आपने इसके अक्रॉस इतना पोटेंशियल लगाया तो आपका जो निकल के आया इसके अंदर जो करंट है, करंट अक्रॉस द रजिस्टर, वो आया आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप यहां से मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे आई आर एम एस निकालनी हो वैल्यू तो कैसे करेंगे हम। अगर मुझे पूछ लिया जाए सर्किट के अंदर आई आर एम एस की वैल्यू बताओ, तो आई आर एम एस विल बी इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। यही तो करोगे आप, अरे हाँ है ना। सिमिलरली तो आप क्या करोगे, आई आर एम एस विल बी इक्वल टू आई नॉट क्या है तुम्हारा, ई नॉट बाई रूट टू इंटू वन बाई आर। और ये क्या बन गया तुम्हारा, आर एम एस बाई आर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप आई नॉट सर्किट में निकाल लें तो उसको फिर सर्किट में अगर आपको सवाल में आई आर एम एस पूछ रखा है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आई आर एम एस अगर आप निकाल लें तो आप वापस पहुंच सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, कहाँ पहुंच सकते हैं आप, वापस। अब थोड़ा मैं आपको बताता हूं, जैसे जैसे आगे चलेंगे तो आई आर एम एस क्या है, नोटेशन का मतलब क्या है, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो, यही मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि मान लो ये रेजिस्टेंस है और आपको सवाल में जो गिवन है वो सवाल में गिवन है 220 वोल्ट, ऐसे गिवन है 220 वोल्ट एसी सोर्स विद 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ऐसे दे दिया। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू गिवन है ना, ये आपको गिवन है, और ये मान लो 10 ओम है, तो ये आपको गिवन है जी वी आर एम एस 220 वोल्ट। अगर ये आपको ऐसे गिवन होता बी साइन ओमेगा टी, तो फिर ये आपको क्या गिवन था, यहां से आप वी नोट निकाल सकते थे। अब मुझे करंट निकालना है, तो करंट निकालने के दोनों सवालों में अलग अलग तरीके। यहां से तुम्हारा क्या आएगा, इसमें बड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है। आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर, अरे आई आर एम एस निकालना है तो वी आर एम एस ही लोगे ना, डिवाइड बाई आर। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 220 डिवाइड बाई 10, तो कितना आया जी 22 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ तुम्हारा आई नॉट विल बी इक्वल टू वी नॉट बाई आर करोगे, तो यहाँ से वी नॉट कितना है तुम्हारा, 20/10 कितना हो गया जी तुम्हारा 2 एम्पियर। तो अगर आपको मान लो ये सवाल गिवन है, ये डेटा गिवन है, और आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई आई नॉट पीक वैल्यू करंट बताओ, तो 22 एम्पियर तुम्हारा आर एम एस आया। तो अगर तुम्हारा आई नॉट निकालना है तो कितना होगा, रूट टू इंटू आई आर एम एस, होगा नहीं होगा, तो यहां से आएगा। अब तुम्हें अगर यहाँ आई आर एम एस पूछ लिया तो ये कितना हो जाएगा जी, आई नॉट बाई रूट टू, तो 2 एम्पियर डिवाइड बाई रूट टू, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, रूट 2 एम्पियर। तो ये आपको पता होना चाहिए अलग अलग, यानी कि ये जो 200 एसी वोल्ट आपको सवाल में गिवन हो कि एन एसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज connected with a resistor of resistance 10 ohm, then find the current in the circuit, तो आपको फिर इस तरीके से सॉल्व करना है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चे सोचते हैं पीक वैल्यू करंट, नहीं, नोटेशन बिल्कुल साफ साफ अपने दिमाग में रखो कि अगर 220 वोल्ट एसी और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तो वी आर एम एस गिवन है आपको। और अगर आपको ऐसे इक्वेशन गिवन है या आपको स्पेसिफिकली फिर बोला जाएगा कि जो एसी सोर्स लगाया हुआ है उसका पीक वैल्यू इतना है, ठीक है ना, तो वो नोटेशन आपको सवालों के थ्रू आपको समझ में आनी चाहिए, बस इतना बताना था। अब हम यहां से हमें जो डेटा मिला है अब मैं आपको ग्राफ के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। देखो जी, अब आते हैं मेन मेन बात पे आ जाते हैं, मेन बात समझने पे आ जाते हैं। देखो मुझे यहां से मिला कि मैंने E इज इक्वल टू क्या अप्लाई किया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और मुझे मिला करंट I इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो आपको दिख रहा है कि करंट के साथ साथ वोल्टेज चेंज हो रहा है, साइन ओमेगा टी यानी कि सेम फेस में है, यानी कि जो करंट और वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर है वो सेम फेस में है, यानी कि आई एंड ई, आई एंड वी अक्रॉस रजिस्टर
आर इन सेम फेज। आपसे हाँ एक और कंफ्यूजन वाली बात होती है, बच्चे सोचते हैं देखो कि सर अगर उस वो सवाल में पूछ लेता है कि जो वोल्टेज रजिस्टर लगा रखा है तो जो वोल्टेज सोर्स है और जो करंट है वो किस फेज में आ रहे हैं, वो भी उसी में ही होंगे। आपने जब आप बात कर रहे हो, प्योर की बात कर रहे हो, तो ये करंट किससे निकल रहा है, इससे निकल रहा है। ये करंट और ये वोल्टेज ये सेम बात है इसके रेस्पेक्ट में। फिर आप करो, ये करंट यहां से पास हो रहा है तो करंट की वैल्यू कितनी आई, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपने इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना लगा रखा, साइन ओमेगा टी। तो आप ऐसे बोलो कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर और करंट सेम फेज में है, बिल्कुल सेम बात है। यहां बोलो आप पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर और ये सेम फेज में है, तो इसके हिसाब से भी। लेकिन तब दिक्कत आएगी जब यहां पे मान लो आरएल सर्किट भी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके अक्रॉस तो सेम ही रहने वाला है जो है, तो अभी हम इसके अक्रॉस पढ़ने लग रहे हैं। किसके अक्रॉस पढ़ रहे हैं हम, इसके अक्रॉस। क्लियर है कि अगर मैंने रजिस्टर लगा दे तो रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा और वो फिक्स बातें रहेंगी। क्लियर है कि ऐसा होता है और ऐसा ही होगा। तो ये क्या है, आई और वी अक्रॉस द रजिस्टर इन सेम फेस। ठीक है जी। अब इसका मैं ग्राफ बनाता हूं, देखो ध्यान से देखना, धीरे धीरे चैप्टर आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि अब लाला जी वाला मैथ तो यहां लगता नहीं है, अब ये फ्लक्चुएटिंग करंट है तो अलग तरीके से सॉल्व होगा। तो ये जी तुमने ऐसे ग्राफ बना लिया, बना लो। चलो जी, अब मैं बनाना चाहता हूँ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ कुछ ऐसे बना लेते हैं। ठीक है जी। रेड से बना लेते हैं इसको, तो इसको रेड से बनाएंगे, ये भी सेम फेज में ही चलेगा, लेकिन फर्क इतना रहेगा कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होगा। समझ गए आप, सीधी सी बात है। ये ई नॉट है, ये क्या होगा तुम्हारा ई नॉट बाई आर, आई नॉट। लेकिन मैंने क्या बनाया, दोनों सेम फेज में, तो आपको पहचानना आना चाहिए दोनों कहां से शुरू हो रहे हैं। आई इज इक्वल टू, यानी कि ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, ये जीरो तो ये भी जीरो, तो सेम फेज में रन कर रहे हैं। अब बात आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, फेजर। अब इसको फेजर पे कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये आना चाहिए क्योंकि चैप्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमारे सारे सवाल इसी से बनेंगे। आई एंड ई आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। तो उसको बनाएंगे कैसे फेजर के ऊपर, फेजर के ऊपर बनाना बहुत आसान है। आप ऐसे करो, सबसे पहले मैं बनाता हूं, किसको ड्रॉ करता हूं मैं, मुझे ड्रॉ करना है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं किसको बेचा बच्चे, इसको। तो साइन ओमेगा टी, यानी कि फेजर पे जब इसको ड्रॉ करोगे आप, ओमेगा टी चलो पहले, कितना चलो आप, यहां से ऐसे ओमेगा टी। ठीक है जी। एंगल चले आप, ये जो एंगल है ये एंगल चले, और ये क्या लिख दिया आपने यहाँ, ई नॉट, ये इसका एम्पलीट्यूड है, तो ड्रॉ हो गया। क्लियर है जी। ओमेगा टी चले आप, कैसे चले आप, ये जो रेफरेंस लाइन से ओमेगा टी चले और यहाँ पहुंच गए। अब मैं बात करता हूँ आई नोट की, तो आई नोट में भी आप ओमेगा टी चलेंगे, लेकिन बस यहाँ फर्क कितना है, आई नोट का जो आपका एम्पलीट्यूड है वो छोटा रहेगा, तो इसको हम वैसे ही शो करते हैं, कैसे कि ये सेम है तो सेम फेज में जी आपका ये, लेकिन ये तुम्हारा आई नॉट, इसका जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड बनेगा वो इतना बनेगा, यानी कि सेम ही लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको शो करूं, इसको दोनों को मिला के, अब तो दोनों को मिला के कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई नॉट। तो यहां से पता चल रहा है कि ये जो तुम्हारा, ये देखो ये ऐसे, यहां से क्या पता चल रहा है कि ई नॉट और आई नॉट, यानी कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, सेम डायरेक्शन में। क्लियर है जी। अब जब हम ये बस इतना आप ड्रॉ करना सीखें, आगे फिर इसका मैथ सीखेंगे, वेक्टरली हम चीजों को ऐड करेंगे फेजर के ऊपर। अब इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग एक सवाल है जो कि आपने पहले, मैंने आपको बताया था, उसका आंसर आगे भी दूंगा कि वाई, बच्चा जो सोचता है ना, वाई आर वी इंट्रोड्यूसिंग आरएमएस वैल्यू, कि हम ये आरएमएस वैल्यू जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये क्या जरूरत थी इसकी। देखो सिंपल सी बात है, v इज इक्वल टू क्या है बच्चे, आई आर। ठीक है, ये क्या था तुम्हारा,
ओम्स लॉ इन डीसी डायरेक्ट करंट। ठीक है, जब मैं एसी की बात करता हूं तो एसी में तुम्हारा क्या आया जी, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर। ठीक है, तो अब सिमिलैरिटी बनाने के लिए अपन ने क्या करा कि अगर मैं ऐसे लिख दूं वी आर एम एस विल बी इक्वल टू आई आर एम एस इन टू आर, तो भी कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सिंपल। जैसे कि डीसी में पावर होती है आई स्क्वायर आर। ठीक है, मुझे एसी की पावर लिखनी है, एवरेज पावर, तो आगे जाके जो अभी बता रहा हूं, लेकिन आगे जाके जब फॉर्मूला आएगा तुम्हारा, तो फॉर्मूले में डिवाइड बाई टू का फैक्टर आता है। क्लियर है, किसका फैक्टर आता है, डिवाइड बाई टू। लेकिन अगर मैं इसको सीधा लिख दूं, फिर मैं इसको आई, जब मैं कन्वर्ट करता हूं तो मेरा फॉर्मूला सिंपल निकल के आता है आई स्क्वायर आर। तो बस डीसी आईआरएमएस को इंट्रोड्यूस करने का बस इतना फायदा फायदा है कि ये जो सारे फॉर्मूले हैं जो डीसी के सिमिलर हो जाते हैं। क्लियर है, सिमिलर टू क्या लगते हैं, डीसी। आई आरएमएस, जो आरएमएस वैल्यू हमने इंट्रोड्यूस करी है उसका फायदा है, एडवांटेज है उसका, उसका फायदा क्या है कि जो फॉर्मूले हैं जो है वो लुक सिमिलर टू डीसी। बस, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, याद करनी कोई टेंशन नहीं भैया, उधर पावर क्या होती है आई स्क्वायर आर, इधर होती है आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। क्लियर है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, यहां v इज इक्वल टू आई आर, यहाँ इज इक्वल टू वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। तो फॉर्मूले में सिमिलैरिटी रहे और बस आसानी पड़े, तो इसलिए तुम्हें आई आर एम एस की वैल्यू हमने क्या कर दी है, इंट्रोड्यूस कर दी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। देखो आगे हम बात करेंगे, वहां से क्या बात याद रखनी है आपको, यहां से इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेम फेज में, बस यहां से कि आई और ई सेम फेज में, आपने करंट की, आप इसकी वैल्यू निकाल ही लोगे, आई नॉट कितना आ गया तुम्हारे पास, ई नॉट बाई आर, सिंपल। अभी कोई दिक्कत नहीं चल रही है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला हम देखते हैं, क्या जी, एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस। अभी सब अलग अलग ही ऐड कर रहा हूं मैं, क्या जी, प्योर इंडक्टेंस। ठीक है जी, ये भी सिमिलर, साइन ओमेगा टी लगा लो इधर, ये माइनस ये प्लस, किसी एक टी टाइम पे मैं बात करता हूं, लेट एट एनी इंस्टेंट टी। ठीक है जी, तो यहां सीधी सी बात है, बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये प्लस ये माइनस, तो आप फिर से, मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो ड्रॉ कैसे होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। केवीएल लगाया हमने, कौन सा लगाया, अगेन केवीएल यूज किया इसका, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। क्लियर है जी, अब इसको लिख सकते हैं हम, क्या जी, एल आई को एक साथ ले लो, इसको इधर ले आओ, यानी कि ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, एल इंटीग्रेशन डी आई। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ई नॉट बाई ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, एल आई। ठीक है जी, तो अब मैं इसको अगर लिखूं, प्लस सम कांस्टेंट भी आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये, तो जब इसको लिखूंगा मैं तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास जी, ई नॉट बाई ओमेगा एल माइनस के कॉस ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट। भाई इंडेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट तो आता ही है। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना बच्चे, वो जीरो होती है। अब जीरो क्यों होगी, कई बच्चे सोचेंगे सर जीरो क्या है, इसका लॉजिक दो सर। देखो, जो आपका फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन कहाँ ऑक्सीलेट कर रहा है, ये तुम्हारा क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, तो तुम्हारा सीधी सी बात है, जब यहाँ कोई करंट आएगा तो करंट भी तो जो ये फंक्शन है वैसे ही तो ऑक्सीलेट करेगा। तो यहाँ तुम्हारा ये फंक्शन मीन पोजीशन के अबाउट ऑक्सीलेट कर रहा है, ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, तो तुम्हारा जो आई होगा वो भी कुछ ऐसे ही ऑक्सीलेट तो ही करेगा, इसके अबाउट ही, मीन पोजीशन के अबाउट ही।
ठीक है, तो यहां तुम्हारा एक्स्ट्रा सम कांस्टेंट कुछ नहीं आएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 0, क्योंकि मुझे पता है फंक्शन मेरा ऑक्सीलेट कहाँ कर रहा है, मीन पोजीशन के अबाउट। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि यहां अगर वैल्यू आती है तो देखो आप कंपेयर करो ना ऐसे, अगर मान लो आई की वैल्यू यहां मैं कह दूं कि 5 आएगी यहाँ वैल्यू, तो 5 प्लस मान लो 2 साइन ओमेगा टी, तो अब ये कहाँ ऑक्सीलेट करेगा, 5 के अबाउट। ठीक है, यानी कि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मैं इसका ग्राफ यहाँ 5 से शुरू करूंगा ऐसे। ठीक है जी, जबकि ये कहाँ है, ये तो गलत बात होगी ना, वोल्टेज कहाँ ऑक्सीलेट कर रहा है, यहाँ पे। क्लियर है, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, इसलिए यहां कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 0, अदरवाइज कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 0। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, आई हमारा आया निकल के विल बी इक्वल्स टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल बच्चे कोस ओमेगा टी। थोड़ा थोड़ा से इसमें चेंजेस करते हैं, देखो जी। अब पहले मैं इसको लिखता हूं ऐसे, ई नॉट बाई ओमेगा एल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और माइनस कॉस ओमेगा टी। अब माइनस कॉस ओमेगा टी तो चेंज किया जा सकता है, उसके लिए मुझे फेजर आता है। ये मैंने जो सिंपल ये एक चीज सीखी थी कि कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं हम, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बच्चे, माइनस कॉस ओमेगा टी, और बच्चे ये माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये मैं हर बार इसलिए लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए, रट जाए। तो माइनस कोस ओमेगा टी को चेंज करना है, यानी कि माइनस कोस ओमेगा टी, इसको अगर मैं डिनोट करूंगा तो ई नॉट बाई ओमेगा एल ऐसे है, बन गया। अगर फेजर पे मुझे ये चीज लिखनी हो तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ये एम्पलीट्यूड हो गया और माइनस कोस ओमेगा टी की तरफ हो गया, एंगल वेंगल कुछ है नहीं तो सिंपल ऐसे कर दिया। अब मुझे साइन की टर्म में लिखना है, क्योंकि मेरा मैं इससे कंपैरिजन करना चाहता हूं ना, तो साइन ओमेगा टी, तो अगर मैं इसको साइन ओमेगा टी की टर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखना सिखाया, ऐसे चलोगे ना आप, कितना एंगल चलोगे, पाई बाई 2, और कितना चलोगे क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, आई विल बी इक्वल्स टू ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी में से कितना घटाओगे, माइनस कितना, पाई बाई 2। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, अगर आप ई नॉट लिख लो यहां पे, क्या लिख लो जी आप यहां पे, ई विल बी इक्वल्स टू ई नॉट, पहले चलो ये चीज बाद में देखेंगे, पहले और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख लिया ई नॉट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अभी एक्सएल क्या बला आ गई, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। ठीक है, और एक्सएल को बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये सिमिलर रिएक्टेंस वैसा ही है जैसा रेजिस्टेंस है, तो इसलिए इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम। क्योंकि हमने किससे कंपेयर किया है, आई विल बी इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर से, तो हमें पता चला क्या, कि भैया ये जो आर है ये क्या है, एक्सएल। तो यानी कि ये वैसी क्वांटिटी होगी, इक्विवेलेंट होगी जो रेजिस्टेंस है, तभी तो करंट आ रहा है। भाई वोल्टेज को किस चीज से डिवाइड करके, और मुझे पता है वोल्टेज को ओम से डिवाइड करके ही करंट आता है, तो मुझे पता है ना ये कैसी क्वांटिटी होगी, कुछ रिएक्टेंस रेजिस्टेंस टाइप ही होगी। तो इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका मतलब जो रजिस्टर है वो भी ऑफर करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 2 पाई एफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, इसी के बारे में बात कर लेते हैं, फॉर डीसी, फॉर डीसी के लिए ओमेगा क्या होता है जी, 0, यानी कि एक्सएल की वैल्यू भी क्या होती है, 0। तो आपने देखा होगा ये डीसी को क्या कर देता है, पास कर देता है, ब्लॉक नहीं करता। आपको याद है ये वाली चीज, कौन से वाली, ये वाली, एल लगा रखा है। ठीक है, ये ये ई है, तो कुछ टाइम बाद ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है, इनिशियली तो क्या ब्लॉक कर देता है करंट, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, करंट को पास करता है, फिर ये एज ए वायर की तरह बिहेव करेगा, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डीसी के लिए ओमेगा क्या होती है, 0, तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है उसके लिए, पास करता है डीसी को। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं बच्चे, दूसरा, एक्सएल विल बी इक्वल टू ओमेगा एल, आप ओमेगा के साथ ग्राफ बनाओ या आप फ्रीक्वेंसी, दोनों सेम ही बात है, यानी कि एक्सएल ओमेगा या फिर एफ, ग्राफ कैसा बनेगा तुम्हारा, सिंपल ये ग्राफ बनेगा। तो अभी मैं ओमेगा के लिए बना रहा हूं, ओमेगा के लिए ये ग्राफ बनेगा जी। ठीक है, ये थीटा,
तो यहाँ पे टेन थीटा क्या शो करेगा, तुम्हारा एल को शो करेगा। अगर तुम्हारा ग्राफ किसके बीच में आ जाए, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो आपको फॉर्मूला लिखो आप सिंपल, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। ग्राफ तो लीनियर ही बनेगा ऐसे ही, लेकिन अब की बार जो टेन थीटा होगा वो क्या शो करेगा, 2 पाई एल। इसलिए मैंने दोनों बनाने पड़े हैं ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो जाए। ग्राफ तो सेम ही रहेगा लेकिन टेन थीटा चेंज हो जाएगा, वो आप y इज इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर कर सकते हो। y इज इक्वल टू एम एक्स, तो आपको खुद पता चल जाएगा m इज इक्वल टू टेन थीटा एल आएगा और यहाँ 2 पाई एल आएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम वापस अपने सवाल पे आ जाते हैं। हमें निकल के जो आया यहाँ से, दोनों चीजें मैं उठा लेता हूँ। ये कौन कौन सी चीज निकल के आई है मेरी, ई नॉट, अच्छा ऐसे ही उठा लेते हैं, ई नॉट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी, लिख लो एक बार। मेरा जो निकल के आया ई नॉट, ये समझने के लिए पूरा चैप्टर अभी ये बिल्ड करने लग रहा हूं मैं आपका। सवाल तो बहुत आसान है, इजीली बन जाएंगे। ये सारी चीजों को मैं एक ही ग्राफ के ऊपर समअप कर दूंगा, आपको कुछ रटने की याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मजा आएगा आपको। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान हो गया। देखो जी, आई नॉट इज इक्वल टू मेरा आया निकल के साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पे आई नॉट कितना है मेरा जी, ई नॉट बाई एक्सएल। और मैंने लगाया कितना था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसके अक्रॉस, रजिस्टर इंडक्टर के अक्रॉस। तो इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप लगा हुआ है, इतना, और करंट कितना आया, इतना। इसका मतलब करंट जो तुम्हारा है, ये देखो करंट तुम्हारा ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, यानी कि करंट आई लेग्स विद पाई बाई टू, यानी कि करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। या फिर आप लिख सकते हो तुम्हारा वोल्टेज क्या है, वो लीड करता है विद पाई बाई टू फेस। ठीक है जी। अब इस बात को शो करने का फेजर पे क्या तरीका है, पहले फेजर का देख लेते हैं। फेजर का तरीका ये है कि पहले आप ऐसे शो करो ई नॉट को, आप कितना चले, सिंपल ओमेगा टी। फिर मैं शो करना चाहता हूं किसको, इसको, यानी कि ओमेगा टी चला, ओमेगा टी में से पाई बाई टू घटाना पड़ेगा, यानी कि मुझे ये पीछे बनाना पड़ेगा कुछ ऐसे। पहले में कितना चला यहाँ जी, ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी से पीछे आया मैं कितना जी, पाई बाई टू। ठीक है, तो इसके बीच में फेज कितना आ गया मेरे पास, मुझे पता चल गया आई नॉट विल बी इक्वल्स टू ई नॉट बाई एक्सएल। ये मैंने ऐसे फेजर पे शो कर दिया। तो फेजर पे देखो, ये करंट क्या है आपको पता है, आगे है, ये लीड कर रहा है, और ये क्या है, पीछे है, ये लैग कर रहा है। तो मुझे यहाँ फेजर पे ऐसे ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि जब मैं दो कंपोनेंट लूंगा तो मैं सीधा सीधा फिर इन्हीं बातों का यूज करूंगा। अगर इस बात को मुझे ग्राफ पे ड्रॉ करना हो बच्चे, तो ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करूंगा, एक बार आप ग्राफ बनाओ, वो भी आपको आना चाहिए। ये देखो जी, सिंपल। तो एक बार के लिए मैं ये बना लेता हूं, ये बना लिया जी, ये बना लिया जी। ठीक है जी। अब तो ये मैंने किसके लिए बनाया है, मैंने दोनों लिख लिए हैं, मुझे पता है ये वाले दोनों, E इज इक्वल्स टू, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और मुझे बनाना है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इससे पाई बाई टू के फेस से पीछे है। ठीक है, फेस से पीछे होने का मतलब सिंपल सा एक चीज होता है, जब उसकी वैल्यू जीरो है, उसकी मैक्सिमम है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे क्या बनाना है, आई नॉट बनाना है, टी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बनाते कैसे हैं, टी इज इक्वल टू जीरो पुट करो, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, जब आप टी इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे, माइनस साइन, यानी कि माइनस आई नॉट। इसका मतलब ये तो टी इज इक्वल टू जीरो पे कितना था, जीरो, तो ये तो यहां से शुरू कर दिया। अब मुझे यहाँ माइनस आई नॉट से इसकी मैक्सिमम वैल्यू से शुरू करना पड़ेगा, कहां से, माइनस आई नॉट से। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ कहां से शुरू होगा तुम्हारा, और पाई बाई टू के फेस से पीछे है, तो इसका मतलब ये कुछ तुम्हें ऐसे बनाना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, यहां ऐसे, ऐसे। आई होप कि आपके समझ में आ रहा हो।
इसको थोड़ा छोटा कर दो क्योंकि आई नॉट की वैल्यू ई नॉट से छोटी होगी, तो ये तुम्हारा एग्जैक्ट ऐसे बनेगा। ये देख सकते हैं आप, जब इसकी वैल्यू, इसको थोड़ा हम थोड़ा सा डायग्राम सही कर लेते हैं इसका, अब थोड़ा लुक बेटर। ये देखो, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम, तो इसकी वैल्यू तुम्हें क्या दिख रही है यहाँ, 0 के करीब दिख रही है। क्या दिख रही है जी तुम्हें यहाँ, ये आप देख सकते हैं 0। जब ये मैक्सिमम तो दूसरा 0, ये मैक्सिमम तो ये 0। ठीक है जी, जब ये वैल्यू तुम्हारी मैक्सिमम है तो ये 0 है, क्लियर है। और जब इसकी तुम्हारी 0 है तो इस दूसरे की मैक्सिमम, क्योंकि π/2 के फेस से चल रहे हैं। यहां देख सकते हैं आप, ये मैक्सिमम है, ये 0 है। तो ये वाला ग्राफ जो तुम्हारा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारा ई को, और ये वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को। तो ऐसे रिप्रेजेंट करना, और आपको पहचानना आना भी चाहिए, क्योंकि कई बार आपको सिंपल ये वाली इक्वेशन दे देगा, वो ये इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताओ भाई इससे कौन सा लीड कर रहा है और कौन सा लैग कर रहा है। ठीक है, तो यहां से आप सिंपल, जब इसको, अगर आपको ये सब चीज भूल जाओ, आप लेट्स सपोज ये सब चीज भूल जाओ, तो आपको ये आना चाहिए कि अच्छा ये वाला t इज इक्वल टू 0 के हिसाब से आपको सोचना है कि जो e है वो प्रोपोर्शनल किसके हो गया, साइन ओमेगा टी। सोचने का तरीका बता रहा हूँ। और तुम्हारा सिंपल प्रोपोर्शनल कि किस फेज में कैसे है, और तुम्हारा आई किसके प्रोपोर्शनल आ गया, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब माइनस कॉस ओमेगा टी को मैं इजिली लिख सकता हूँ इस वाले से कन्वर्ट करके, यानी कि साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो मुझे ऐसे याद रखना है, मुझे बनाना उल्टा भी लिखना आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं, मेरे से सिंपल पूछ ले कि भैया इंडक्टर की बात करते हैं, तो इंडक्टर में क्या होता है, अब इंडक्टर में कोई बच्चा भूल गया, ठीक है, हालांकि वो भूलेगा नहीं कौन आगे कौन पीछे, उसका भी सॉल्यूशन है, लेकिन अगर मैं ग्राफ आपको दे दिया तो ग्राफ से आपको ये पढ़ना आना चाहिए। बस मैं आपको ग्राफ पढ़ना सिखाया है, आई प्रोपोर्शनल करके वो आप सीख सकते हैं कि ये t इज इक्वल टू 0, यानी कि e किसके प्रोपोर्शनल है, साइन ओमेगा टी में जब मैं t की वैल्यू 0 रखता हूं तो 0 आता है, तो ये प्रोपोर्शनल साइन ओमेगा के होगा। ये माइनस आना चाहिए, तो ये साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल तो हो नहीं सकता, तो ये कुछ ई आई किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि करंट का, और माइनस आई नोट आना चाहिए, यानी कि माइनस कोस ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल होगा। जब टी की वैल्यू आप 0 रखोगे तब ये -1 आएगा, कि कोस 0 कितना होता है 1, और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो -1। तो यहां से मुझे जो बात याद रखनी है, जो काम की बात है, वो ये फेजर बड़े काम की चीज है। क्लियर है जी। अब हम आगे चलते हैं, हम सीखते हैं कि अगर प्योर कैपेसिटेंस ले लें तो क्या होगा। अब हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में बात करते हैं, और ये हमारा, हमने जो ग्राफ बनाया है ये ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में आई और ई का चेंज दिखाया है, जो हम दिखाने लग रहे हैं कैसे कैसे वो डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर। अब हम शुरू करते हैं जी। अगर हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें कि एसी सोर्स है, सिंपल क्या लगा हुआ है, कैपेसिटेंस, तो जी इसको भी एक बार पढ़ लें, फिर हम रिजल्ट यूज करेंगे, तो वो आसान है। तो जी ये आई है, ये तुम्हारा एसी सोर्स बोले तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आपने कनेक्ट कर रखा है। अब इसके हिसाब से वही मैं माइनस प्लस प्लस माइनस सेम रिजल्ट पढ़ना चाहता हूं, तो मैं मान लेता हूं लेट एट एन इंस्टेंट टी, किसी टी इंस्टेंट पे चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर चार्ज हुआ है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर बात कर लेते हैं, इज क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, सी ई, किस इंस्टेंट पे ई है, ठीक है, वो इंस्टेंट डाल देंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम टी की बात कर रहे हैं, किसी इंस्टेंट टी पे ऐसा हो रहा होगा इन जनरल, तो यानी कि क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, फिर आई क्या होता है मेरे पास, अगर मैं आई की वैल्यू निकालूं तो डी क्यू बाई डी टी होता है, तो यानी कि सी ई नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यानी कि आई विल बी इक्वल्स टू, अब ई नॉट बाई आर की अगर मुझे इसे फॉर्म में लिखना है तो मुझे 1/ओमेगा सी लिखना पड़ेगा, ठीक है जी, इंटू कॉस ओमेगा टी। तो मैं इसको लिख सकता हूं आई विल बी इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, जहां आई नॉट आपका क्या है, ई नॉट बाई 1/ओमेगा सी। अब सेम, अगर मेरा आई नॉट क्या होता है, मेरा आई नॉट का मतलब करंट, और करंट कैसे आता है, ई नॉट बाई आर से, ठीक है। तो ये आर, यानी कि ये जो क्वांटिटी है पूरी, ये इक्विवेलेंट किसकी होगी, रेजिस्टेंस की, कुछ ऐसी ही होगी,
ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हमने यहाँ पे दिया आई नॉट विल बी इक्वल्स टू ई नॉट बाई एक्स सी। ठीक है जी, क्या दिया मैंने, एक्स सी, और एक्स सी को क्या बोला गया, यानी कि एक्स सी की वैल्यू आई 1/ओमेगा सी, और इसको बोला गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सिमिलरली अगर मैं डीसी की बात करूं, फॉर डीसी कहते हैं ना कि कैपेसिटर करंट ब्लॉक कर देता था, पहले हम पढ़ के आए हैं कैपेसिटर, अगर मैंने ये ऐसे पढ़ा होगा आपने, ये 2 वोल्ट की बैटरी, तो ये चार्ज होने के बाद करंट को ब्लॉक कर देगा, तो अब वो यहां से भी आपको पता चल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 0 है, तो एक्सी क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फॉर डीसी। तो ये क्या शो कर रहा है, शोज दैट कैपेसिटर ब्लॉक डीसी करंट, और एसी के पास तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये किसको अलाउ करता है, अलाउ करता है एसी करंट, एसी करंट जाता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अब सीधी सी बात है, अगर मैं यहां से दो चीज उठा लूं जो मैं निकाल के लेके आया हूं, आई इज इक्वल्स टू, तो मेरे मेरे को क्या आ गया, पहले एक बार मैं इसका ग्राफ देख लेता हूं मैं, एक्स इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, तो मैं किस किस का, एक्सी और ओमेगा का, जैसा मैंने वहां ग्राफ बनाया था यहां भी बनाऊंगा, एक्सी और ओमेगा, तो एक्सी तो वाई है, और ये क्या बन जाएगा 1/सी, ये एक्स बन जाएगा ओमेगा, तो कैसा ग्राफ बन रहा है, वाई प्रोपोर्शनल टू 1/एक्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो ऐसे बनेगा, खत्म। क्लियर है जी, ग्राफ कैसे बनाया, ग्राफ बनाने की समझ होनी चाहिए। अब मैं फेजर पे बात करता हूँ, किस पे बात करता हूँ बच्चे, विदाउट वेस्टिंग, क्योंकि ये फेजर ही मेरे बहुत काम की चीज है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। तो ई मैंने क्या लगाया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, मुझे मिला क्या, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई जो कैपेसिटर का इंपिडेंस आई नॉट, यानी कि एक्सी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब मुझे कॉस ओमेगा टी को चेंज करना है, तो चेंज करने का तरीका तो मुझे वही है, मैं फिर से लिखता हूँ और फिर से सिखाता हूँ, ताकि आपको, मैं कट नहीं मारना चाहता, क्योंकि एक एवरेज बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा होगा, एक अच्छा बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो उस हिसाब से मैं ये लेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ, ताकि हर बच्चा, जो कोई एक गांव में बैठा बच्चा भी है, जिसको शायद इतनी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, वो भी चीजों को देख पाए। तो जी, ये तुम्हारा मुझे कन्वर्ट करना है, तो क्या हो गया, मैं इसको जब लिखूंगा बच्चे, तो ये ड्रॉ करूंगा मैं, मुझे इसको कन्वर्ट करना है ना साइन ओमेगा टी में, तो जब मैंने इसको लिखा तो ऐसे लिखा ई नॉट बाई एक्स सी और कॉस ओमेगा टी, तो ये तुम्हारा ऐसे आ गया। मुझे इसके रिस्पेक्ट में निकला है साइन ओमेगा टी, तो इससे मुझे यहां जाना पड़ेगा, और कैसे जाना पड़ेगा, पाई/2, और कितना जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉक वाइज। तो जब मैं इसको लिखूंगा ना बच्चे, तो ऐसे लिखूंगा आई विल बी इक्वल्स टू ई नॉट बाई एक्स, एम्पलीट्यूड तो सेम ही है, बस मुझे ये वाली टर्म चेंज करनी है, यानी कि साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, और ये एंगल मुझे ओमेगा टी में ऐड करना होता है, और मैं कितना चलाऊं, पाई/2, तो ऐड कर दो प्लस पाई/2, यानी कि यहां से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। देखो, ये ओमेगा टी प्लस, ये ओमेगा टी पे है, तो ये ओमेगा टी प्लस पाई/2 है, यानी कि करंट क्या कर रहा है इसमें, करंट लीड्स विद पाई/2 फेज, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि वोल्टेज लैग्स विद पाई/2 फेज। और ये किसके बात कर रहा हूं मैं, ये क्या है, करंट आई एंड वी किसके अंदर, अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर हैव पाई/2 फेज डिफरेंस, फेज बोल दो या फेज डिफरेंस बोल दो, कि इतने का फेज है, आई और वी, और कौन लीड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं इसको अगर ड्रॉ करना चाहूं फेजर के ऊपर, तो ड्रॉ कैसे करूंगा बच्चे, ड्रॉ करना बहुत आसान है, मुझे पता चल गया कौन आगे कौन पीछे,
तो सबसे पहले तो हमारा काम होता है आई नॉट को ड्रॉ करना। तो ये हो गया मेरा, सॉरी, ई नॉट को ड्रॉ करना, ओमेगा टी। अब आई क्या है, लीड कर रहा है कितना, पाई बाई टू प्लस। तो इसको जब मैं बनाऊंगा तो बच्चे कैसे बनाऊंगा, ओमेगा टी, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू। और ये एम्पलीट्यूड थोड़ा सा छोटा बनाना है क्योंकि आई नोट की वैल्यू ई नोट से कम रहेगी। ये कितना आ गया, पाई बाई टू। तो ये मैंने ऐसे शो कर दिया है। तो आपको अब आई होप कि ये समझ में आया होगा कि ये मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, आगे जब मैं ऐड करूंगा तो मैं इस ओमेगा टी को भी भूल जाऊंगा, मैं सिंपल फेज से ही, क्योंकि मुझे फेज काम का है, तो मैं उसी से ही सारे सवालों को सॉल्व करूंगा और सारा मैथ्स उसी के हिसाब से मैं अप्लाई करूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और फिर सवाल करेंगे, ताकि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाए।